अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे जी 4 डायोड्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे होंगे। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने जो रेक्टिफायर स्टडी करना है वो बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर है। और आप अपनी जब टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो वहां पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसके अंदर 4 डायोड्स को यूज किया हुआ है। तो जब कभी ये टॉपिक आपको नजर आए जी 4 डायोड्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन एज पर द सिलेबस ऑफ यूएचएस, तो उसमें हम ब्रिज रेक्टिफायर को स्टडी करेंगे। नाम से जाहिर है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, बेटा इसका मतलब ये है कि फुल वेव ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या था, सिर्फ आधा साइकिल डीसी में कन्वर्ट हो रहा था, आधा साइकिल क्लिप ऑफ कर देता था डायोड। अब एक्चुअली डायग्राम क्या है, डायग्राम ये है कुछ इस तरीके से जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो डायग्राम हम यूज करते हैं वो बेसिकली ऐसे है। यहां पर एक डायोड है, यहां पर एक डायोड है जिस तरीके से, एक डायोड यहां पे ड्रॉ किया हुआ है और एक डायोड इस तरीके से यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे। अब इनको नाम जैसे मर्जी दे दें आप, ठीक है जी, ऐसे नाम दे दें D1, दिस इज D2, दिस इज D3 एंड दिस इज D4। और जो अल्टरनेटिंग सोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है बेसिकली वो इस पॉइंट पे अप्लाई किया हुआ है, यहां पे, ठीक है जी। यहां पे हम लोगों ने एक्चुअली अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई किया है। और डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो उसने यहां पे ये चीज ऐसे ड्रॉ की है। एक रेजिस्टेंस ये है इस तरीके से और ये ऐसे कनेक्टेड है। अब इस रेजिस्टेंस को आप लोड रेजिस्टर का नाम दे सकते हैं। तो यहां से इनपुट के तौर पे एक अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म आएगी इस तरीके से, ठीक है जी। ये उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये उसका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अब देखिए मैं बात करूंगा इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे 0 से T/2 तक, और 0 से T/2 तक जो डायोड होगा डियर स्टूडेंट्स वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। लेकिन यहां पे तो अब ब्रिज बना हुआ है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअली क्या होगा। तो बेटा 0 से T/2 तक इसकी पोलैरिटी होगी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये गौर से समझिएगा जरा। इस पॉइंट की पोलैरिटी ये आ गई, ठीक है जी, इस पॉइंट की पोलैरिटी ये आ गई। अब ये देखें, ये हाई पोटेंशियल पी रीजन को फीड हो रहा है तो ये बेसिकली फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल एन रीजन को फीड हो रहा है तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड्स कौन कौन से हैं यहां पे मेंशन कर लेते हैं। 2 डायोड्स फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, D2 और D3। अब ये देखते हैं रिवर्स बाइस्ड डायोड कौन सा। ये देखें, ये हाई पोटेंशियल है, ये एन रीजन को फीड हो रहा है तो D1 क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड। ये देखें, ये लो पोटेंशियल है, ये पी रीजन को फीड हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड। तो यहां से पता चला कि जो रिवर्स बाइस्ड डायोड हैं उनमें है जी हमारे पास D1 और D4। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि 0 से T/2 तक जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे तो वो कौन कौन से डायोड्स हैं जो कंडक्शन में पार्ट लेंगे और वो कौन से डायोड्स हैं जो कंडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। तो D2 और D3 ये कंडक्ट कर रहे होंगे, D1 और D4 ये कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे। मतलब D2 और D3 क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव करेंगे और D1 और D4 ये ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करेंगे। अब करंट की डायग्राम को समझने के लिए मैं एक और डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता हूं, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस डायग्राम से, ठीक है, आप को नजर तो आ जाएगा कि कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, कौन से रिवर्स बाइस्ड हैं, लेकिन जब टेक्स्ट बुक से उनकी आप डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो यू पीपल विल बी अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि मैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसे रीड्रॉ कर रहा हूं। तो एक्चुअली ये ऐसे ड्रॉ होगा। देखिए, मुझे बताइए कौन कौन से हमारे जो डायोड्स थे वो फॉरवर्ड बाइस्ड थे। एक D2 है और एक D3 है। D2 ये क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव करेगा ऐसे, ठीक है जी। ये देखें, ये क्लोज्ड स्विच के तौर पे मैंने इसे ऐसे शो कर दिया। और जो D3 है ये भी क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड। D2 को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, D2 और D3 ये दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये देखें, ये क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो डायोड है क्लोज्ड स्विच के तौर पे मैंने शो कर दिया, ये वाला जो डायोड है क्लोज्ड स्विच के तौर पे मैंने शो कर दिया। अब जो D1 है ये क्या है, रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड स्टेट के अंदर डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है। दिस इज ओपन स्विच,
एंड दिस इज ओपन स्विच। ठीक है जी, ये ओपन स्विच के तौर पे मैंने शो कर दिया। यहां पे आइए जरा, ये भी क्या है, ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करेगा इस तरीके से। तो ये मैंने समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर दी है, और यहां पे इस तरीके से हम सोर्स के साथ हम लोगों ने अटैच किया हुआ है, दिस इज बेसिकली द सोर्स। ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी। अब एक और चीज मैं सिखा दूं यहां पर, बल्कि पहले इसे सिंपली देख लें, फिर उसके बाद मैं एक नया पॉइंट आपको बताता हूं कि ये जो लोड रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है ना, जरूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे ही यहां पे अटैच करें, आप डायरेक्टली इन दोनों के दरमियान भी अटैच करके दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा करंट को देखते हैं कि करंट एक्चुअली कैसे पास करेगा। हम कन्वेंशनल करंट को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 से आप लोगों ने ये चीज स्टडी की है कि जहां पर भी आप करंट देखेंगे, कन्वेंशनल करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो ये देखिए, यहां से करंट आएगा इस तरीके से पॉजिटिव से। जब करंट इस नोड पे आ जाएगा, तो मुझे बताएं क्या यहां पे करंट जा सकता है? ये तो ओपन सर्किट है, तो करंट तो यहां से पास नहीं करेगा। तो करंट किस जगह से पास करेगा? करंट एक्चुअली यहां से पास करेगा यूं। अब जब करंट इस नोड पे आ जाएगा, तो क्या इस जगह पे करंट जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, ओपन स्विच है। तो करंट इस लोड रेजिस्टर से ऐसे पास हो रहा होगा। ठीक है जी, दिस इज लोड रेजिस्टर। और उसके बाद करंट यहां से यूं मूव करेगा। ये कोई कनेक्शन नहीं, अगर कोई कनेक्शन होता ना तो डियर स्टूडेंट्स हम उसे यूं डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में उसने ऐसे शो किया होगा, यूं जंप दिखा के। तो इसका ये मतलब है कि इन दो वायर्स का कनेक्शन नहीं है आपस में। अगर कनेक्शन होता तो हम यूं शो करते, ऐसे भी शो कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब यहां से करंट आएगा यूं, इस पॉइंट पे आएगा, करंट दोबारा ऊपर नहीं जा सकता। करंट क्या होगा, यहां से दोबारा ऐसे फ्लो करेगा। इस पॉइंट पे आ गया करंट, इस तरफ नहीं जा सकता, ओपन सर्किट है, तो करंट यहां से यूं वापस आ जाएगा। तो ये मैंने आपको करंट की एक कंप्लीट डायरेक्शन बता दी कि करंट कैसे कैसे किस डायोड में से पास करेगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। ये तो मैंने बात की थी ना पॉजिटिव हाफ साइकिल की, 0 से t/2 तक। नेगेटिव हाफ साइकिल में यानी कि t/2 से t तक क्या होगा, तो अब इसकी बात करते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि कौन कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बाइज्ड होंगे और कौन कौन से डायोड रिवर्स बाइज्ड होंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। आप इसी डायग्राम को भी अज्यूम कर सकते हैं। ये देखें कैसे, पोलैरिटी रिवर्स कर दें। अब ये पोलैरिटी हो जाएगी नेगेटिव, यहां पे हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम इसी डायग्राम को अज्यूम करेंगे। और अब मैं दोबारा से ये बता रहा हूं कि हम t/2 से t तक देख रहे हैं कि कौन से डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होंगे और रिवर्स बाइज्ड होंगे। तो एक्चुअली अब इस नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी और ये पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब यहां पर ये देखें, लो पोटेंशियल आ जाएगा, यहां पर हाई पोटेंशियल आ जाएगा। अब लो पोटेंशियल यहां पे एन रीजन को फीड हो रहा है, तो D1 क्या होगा हमारा, ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। लो पोटेंशियल पी रीजन को फीड हो रहा है, तो D2 क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे देखें, हाई पोटेंशियल पी को फीड हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। हाई पोटेंशियल एन को फीड हो रहा है, तो ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर अब मैं ये मेंशन करने लगा हूं कि हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव हाफ साइकिल में जो D1 है और जो D4 है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे हमारे पास फॉरवर्ड बाइज्ड, और D2 और D3 डियर स्टूडेंट्स ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएंगे। अब ये बात आपको अगेन पता है कि फॉरवर्ड बाइज्ड में जो डायोड है वो ओपन स्विच के तौर पे बिहेव नहीं करता, क्लोज्ड के तौर पे बिहेव करता है, और जो रिवर्स बाइज्ड है उसमें ओपन के तौर पे बिहेव करता है। तो आइए इस तरह की डायग्राम एक और ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा कि अब रिवर्स बाइज्ड स्टेट के अंदर क्या होगा। ये देखिए, लेट्स सपोज अगेन इसी तरह से 4 डायोड्स हैं जी हमारे पास, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, अब देखिए मैंने बात की थी कि D1 और D4 क्या है, फॉरवर्ड बाइज्ड हैं। तो अब ये जो यहां पे डायोड्स लगे हुए हैं, ये क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। ये जो डायोड है क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा है, और यहां पे जो डायोड्स हैं वो ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। यहां पे जो डायोड लगा ये भी ओपन के तौर पे बिहेव कर रहा है। अब आप ये देखिए कि यहां पर हम लोगों ने एक सोर्स अटैच किया हुआ है, बेसिकली इस तरीके से यूं, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, और यहां पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से है, इसे हम लोड रेजिस्टेंस का भी नाम देते हैं। तो अब देखिए जरा, अब पोलैरिटी होगी नेगेटिव
पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट की बात करनी है तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, करंट यहां से जाएगा इस तरीके से, करंट यहां से पास करना शुरू करेगा। जब करंट यहां से पास करना शुरू करेगा इस नोड पे करंट आएगा। तो देखिए, बल्कि एक्चुअली ये और ये वाले जो डायोड्स हैं ये फॉरवर्ड बाइज्ड हैं, इसलिए ये क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव करेंगे। जब यहां पर करंट आएगा तो आप देखिए कि यहां से करंट इधर जाएगा, इधर नहीं जा सकता। रीजन ये है कि ये ओपन सर्किट है, तो करंट यहां से यूं पास कर जाएगा। अब जब इस जगह पे आएगा करंट, इस नोड पे आएगा, तो करंट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर क्या है, ओपन सर्किट है। तो इस लोड रेजिस्टर में से पास करने वाला करंट अगेन डाउनवर्ड होगा इस तरीके से। और पहले वाली डायग्राम में भी आप देखें, ये यहां पर जो लोड रेजिस्टर में से पास करने वाला करंट है और यहां पर जो लोड रेजिस्टर में से पास करने वाला करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। मतलब करंट पॉजिटिव साइकिल में भी, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहा। ये रेजिस्टर के पैटर्न से बता रहा हूं कि रेजिस्टर के अंदर से पास करने वाला जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है फॉर बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब करंट यहां पे आएगा तो इस तरीके से यूं पास करेगा और यहां से होता हुआ इस नोड पे आ जाएगा। अब करंट यहां से नीचे नहीं आ सकता, करंट यहां से ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे, यहां से अगेन करंट नीचे नहीं आएगा, ओपन सर्किट है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो चीज कंफ्यूज करती है, टेक्स्ट बुक जब आप देखेंगे तो उसमें एरोज बने हुए हैं, तो एरोज नहीं नजर आते। तो इसलिए मैंने आपको ओपन और क्लोज्ड स्विच की फॉर्म में ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को समझा दिया। और आप लोगों को अभी मैंने बताया कि गौर कीजिए, लोड रेजिस्टर में से पास करने वाला जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है। अब एक और चीज को सीख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो लोड रेजिस्टर है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से डिजाइन के साथ मैं एक अलहदा ही ड्रॉ करूं। एक्चुअली ये यहां पर भी लगी हो सकती है। ये देखें, आप कई सर्किट्स देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के जिसमें ये एक्सटर्नल आर नहीं लगी होगी, उन्होंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये लगाई होगी। अगर गौर करें ना तो ये जो रेजिस्टर है इसका एक टर्मिनल इस पॉइंट पे अटैच है, दूसरा इस पॉइंट पे अटैच। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान लोड रेजिस्टर लगी हो सकती है। तो चाहे आप उसे सेपरेटली ड्रॉ कर लें या इस ब्रिज के अंदर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा सर्किट आ जाए तो आपने घबराना नहीं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बात, हम इनपुट वर्सेस आउटपुट वेव फॉर्म को यहां पे सीखेंगे जिस तरह हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सीखा था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनपुट जो आ रही है दैट इज साइनोसॉइडल, ये एक साइकिल और ये एक साइकिल। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग आउटपुट को यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसी वजह से मैं ये डॉटेड लाइंस यहां पे लगा रहा हूं ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग 1-to-1 कंपैरिजन करते हुए इनपुट और आउटपुट को डिस्कस करें, ठीक है जी। ये इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो डायोड्स फॉरवर्ड बाइज्ड हुए, दो रिवर्स बाइज्ड हुए। करंट की डायरेक्शन क्या है ये आपके सामने है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन हो रही है और उसको मैं ऐसे शो करूंगा, ये दिस इज कंडक्शन, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या हुआ, दो डायोड्स कंडक्ट करते हैं, दो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन लोड रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। इस वजह से इस हाफ में भी मैं करंट को यूं शो करूंगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो डायोड्स करंट की कंडक्शन कर रहे होंगे, मैं ऐसे शो करता हूं। नेगेटिव में भी दो डायोड्स करंट की कंडक्शन कर रहे होंगे, उन्हें मैं ऐसे शो कर सकता हूं। तो ये रिपल्स बन गए। इसे भी बेसिकली बेटा हम लोग पल्सेटिंग डीसी ही कहते हैं, लेकिन हम इसे रिपल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो बताइए आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए टाइम पीरियड चाहिए। आइए ये देखें, इनपुट की एक वेव आपको नजर आ रही है तो यहां तक जो टाइम लगा वो कैपिटल टी होगा। एक वेव को पास करने का टाइम कैपिटल टी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात समझाई थी कि जो एक वेव है वो मिनिमम शेप होती है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। इनपुट की एक वेव या मिनिमम शेप बताइए क्या है, वो आपको नजर आ रही है। देखें यहां से यहां तक। आउटपुट की मिनिमम शेप क्या है, आउटपुट की मिनिमम शेप ये है, ये जो अपने आप को बार बार इस तरीके से रिवाइज करे। तो दिस इज द मिनिमम शेप और वन साइकिल और वन वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो आप देखें ये टाइम t है, ये टाइम क्या हो गया t/2। मैं जरा इसी टाइम को नीचे स्केच करता हूं फिर आपको समझाता हूं। यहां पे टाइम t, यहां पे टाइम t/2। देखें जितनी देर में इनपुट का एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, उतने ही टाइम में या उतनी देर में आउटपुट के दो साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं। या बेटा आप इस बात को ऐसे समझिए कि देखें
एक वेव के कंप्लीट होने का टाइम क्या है, टी। इस टाइम के आधे टाइम के अंदर आउटपुट की एक वेव कंप्लीट हो जाती है, यानी आउटपुट की एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, t/2, और ये पहले वाले टाइम का क्या है, हाफ। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। अगर टाइम हाफ लगा आउटपुट को तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल। इस पॉइंट को जरा दोबारा सीख लीजिए, जितने टाइम में इनपुट की एक वेव कंप्लीट होती है उतने ही टी टाइम में आउटपुट की दो वेव्स कंप्लीट हो जाती है। या दूसरे लफ्जों में, जितने टाइम में, ये देखें, ये एक वेव कंप्लीट हुई, इसका हाफ टाइम लगा एक वेव कंप्लीट होने में, तो अगर टाइम हाफ लगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल। तो इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे मुझे समझ में आया कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। यानी आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, वो इनपुट की निस्बत डबल है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट की क्या होगी, 2f। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी x है तो आउटपुट की क्या होगी, 2x। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी, लेट्स से न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की क्या होगी, 100 हर्ट्ज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए या ब्रिज रेक्टिफायर में हमें मिनिमम 4 डायोड्स चाहिए होते हैं वर्किंग के लिए, ठीक है। उन 4 में से भी 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं एक साइकिल के अंदर और अगले 2 डायोड्स दूसरे साइकिल में कंडक्ट करते हैं।